अब देखो सेकंड गियर में भी ये गाड़ी आराम से उड़ जाती है। यहाँ पर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए आपको, तो चलिए टाटा पंच का ड्राइव रिव्यू शुरू करते हैं। पावर तो है भाई इसमें, फर्स्ट गियर में भी गाड़ी अच्छा पुल देती है। और जो इसका टर्बो है ना, ये 2000 आरपीएम के बाद में पूरा एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं पीक टॉर्क की बात करूं तो 4000 आरपीएम पे ये गाड़ी अपना पूरा 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करके दे देती है। इसमें दिया है 1199 सीसी का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, और ये इंजन आपको देता है 120 पीएस की मैक्स पावर और 170 एनएम का मैक्स टॉर्क। बाकी सिटी कंडीशन में अभी मैं इसको चला रहा हूँ तो जो इसकी हैंडलिंग है, जिसकी स्टीयरिंग व्हील है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको फील होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मारुति की गाड़ियों की तरह आपको ये स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड आपको फील नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो टर्बो इंजन है ना भाई, यहाँ पर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ओवरटेक कर सकते हैं इंस्टेंट किसी भी गाड़ी को। अब देखो 40 की स्पीड है, 4th गियर में मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ, आराम से 4th गियर में भी ये उड़ जाती है। लेकिन जैसे ही मैं 50 की स्पीड में यहाँ पर 6वां गियर डालता हूँ तो जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा नॉकिंग वाला साउंड आपको फील करा सकता है। तो ये जो गाड़ी है ना, ये जो 6वां गियर है, ये लेती है भाई 60 की स्पीड के बाद में। लेकिन अगर आप इस गाड़ी में 5वां गियर डाल के चलाते हैं 45 की स्पीड में, हालांकि चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 40 की स्पीड में भी ये आराम से उड़ जाती है, वो भी 6th गियर में। तो इस गाड़ी का जो लो एंड टॉर्क है ना, वो काफी बढ़िया है। 170 एनएम का इस गाड़ी में जो टॉर्क मिलता है ना, वो वाकई में आपको फील होता है। सच बताऊं तो मेरे को तो ये ऐसी लग रही है चलाने में कि भाई मैं एक 1.2 लीटर का कोई डीजल इंजन चला रहा हूँ। तो टॉर्क इसमें काफ़ी बढ़िया है। जो इसकी पावर है, जो आपको 2000 आरपीएम के बाद में मिलती है टर्बो चार्ज होने के बाद, वो आपको भाई अच्छी फील आपको देने वाली है। मतलब कि एक इंस्टेंट पावर मिलती है। तो कैमरा क्वालिटी आपको टाटा वाले देते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ। यहाँ पर 10.2 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको HD क्वालिटी का 2D और 3D वाला कैमरा मिल जाता है 360 सराउंडिंग के साथ। अभी 2D कैमरा मैंने गाड़ी का एक्टिवेट कर रखा है, तो फ्रंट में यहाँ पर बस चल रही है। पीछे वाला कैमरा देखो, गाड़ी के पीछे में एक हैरियर आ रही है, और ये लेफ्ट वाला है और ये है राइट वाला। और अभी मैं इसको 360 में यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो ये जो 360 वाला कैमरा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे ही काम करता है। और इसमें गाड़ी की 8 पोजीशन पूरी दिख जाती हैं कि गाड़ी के अगल बगल से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर भाई टॉप नॉच लेवल की रहने वाली है। तो क्वालिटी में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस कीमत में आती है ना, उस हिसाब से भाई आजकल की 20-25 लाख रुपए की गाड़ियों में भी इतना क्रिस्टल क्लियर कैमरा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और हो सकता है आने वाले अपडेट में इस गाड़ी में आपको लेवल 2 एडास वगैरह भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो इसमें एडास वगैरह नहीं आता है। यहाँ पर एक नई डिजिटल 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जो कि आपको इस तरह की स्टीयरिंग व्हील आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगी। और इस नई टाटा पंच को भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS EBD, फ्रंट वाले टायर में डिस्क है, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं तो एकदम से व्हील फ्रंट वाला लॉक नहीं होता है। तो इसमें ABS सिस्टम है, और ऊपर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। अब ये देखो, सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को ना भाई 100 की स्पीड में भगाने वाले हैं, और फिर देखते हैं कि इसको 100 to 0 आने में कितना समय लगता है। ये देखो, ये 100 की स्पीड है, और यहाँ पर मैंने गाड़ी में ब्रेक लगा दी। ये भाई साहब, ब्रेकिंग तो खतरनाक है यार, मानना पड़ेगा भाई। अब 22 में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, अगर वो नहीं होता ना तो ये गाड़ी एकदम से लहरा ले जाती, मतलब कि अनस्टेबल हो जाती, पलट भी सकती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की वजह से ना इस गाड़ी को पूरा बैलेंस मिल जाता है, मतलब कि एकदम स्टेबल रहती है हाई स्पीड में भी अगर आप इस गाड़ी में ब्रेकिंग करते हैं तो। अब ये देखो, जब जैसे ही मैंने यहाँ पर ORVM का कैमरा ऑन किया ना, तो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट व्यू आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से जो भी गाड़ी के अगल बगल में चीज़ें होती हैं जो आपको ORVM के माध्यम से नहीं दिखती हैं, जो आपको ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है ना, तो वो आपको यहाँ पर पूरा डिस्प्ले में दिख जाता है। बेस मॉडल से ही आपको इस टाटा पंच में यहाँ पर 2 स्पोक डिजिटल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। इसके अंदर में एक इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो भी है, जिसके अंदर में लाइट जलती है। और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो गाड़ी के जो सस्पेंशन है, ये भी काफ़ी सॉफ्टर साइड रहने वाले हैं। फ्रंट की बात करें या रियर की बात करें, क्योंकि जब आप गाड़ी को ज़्यादातर हाई स्पीड में हाईवे पर चलाते हैं तो ये थोड़े से स्टिफ आपको फील हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल सके। लेकिन गड्ढे में जब आप इस गाड़ी को चलाओगे
तो हल्का सा केबिन में साउंड आपको फील हो सकता है, लेकिन ऐसा खट्ट वाला जो साउंड है वो आपको सस्पेंशन का फील नहीं होता है। ओवरऑल जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ये भी पुरानी वाली से यहाँ पर कंप्लीट बदल चुका है। देखो सेकंड गियर में भी ये गाड़ी आराम से उड़ जाती है नॉर्मली ट्रैफिक में, अगर आपने गाड़ी को सिग्नल पर रोक रखा है तो। नॉर्मली गाड़ी है ना भाई आपको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने थर्ड गियर डाल दिया है तो लो एंड टॉर्क गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है। फोर्थ गियर डाल दिया, 30 की स्पीड में भी ये गाड़ी आराम से फोर्थ गियर में भी आराम से उड़ जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि हाँ गियर की तरफ से नॉकिंग वाला जो साउंड है वो आपको फील हो रहा है। अब यहाँ पर 30 की स्पीड में भाई मैंने इसमें सिक्स्थ गियर डाल दिया, तो थोड़ा सा ये मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर आपको गियर बॉक्स में फील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको गियर चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस गाड़ी में जो छठवां गियर है वो आपको यहाँ पर 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड के बाद में ही डालना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसमें 50 की स्पीड के बाद में भी छठवां गियर शिफ्ट कर सकते हैं। जो इस गाड़ी का गियर बॉक्स है, कोई भी गियर डाल लो, कोई भी गियर निकाल लो, इसका काफ़ी सॉफ्टर साइड यहाँ पर इसका जो गियर बॉक्स है वो रहने वाला है। हालांकि इसमें टर्बो में सिर्फ आपको यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इस नई वाली पंच को लेने के लिए आपको पुरानी वाली के मुकाबले सिर्फ आपको 9000 ही बेस मॉडल में ज़्यादा देने हैं, जबकि पहली वाली 5.5 की थी, ये 559 की है। जब आप यहाँ पर 9000 पे ज़्यादा पे करोगे तो इस गाड़ी का जो फ्रंट फेसी है ये कंप्लीट बदल चुका है। रियर का जो लुक है वो पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सच बताऊँ तो पुरानी वाली पंच का जो पीछे वाला पोर्शन था वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अभी इसमें पीछे में कनेक्टेड LED टेल लैंप आ चुकी है। हालांकि फ्रंट में LED DRL नहीं है कनेक्टेड वाली, लेकिन जो DRL है और जो इसमें हेडलैम्प है वो टोटल आपको बेस मॉडल से ही LED वाली मिल जाएंगी, रिफ्लेक्टर बेस्ड। अब देखो बोनेट विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो गाड़ी का जो बोनेट है ना ये पूरा आगे तक इसकी लाइनिंग आपको बॉडी की दिखाई देने वाली है। मतलब कि 5'7" भले ही मेरी हाइट है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसकी सीट की हाइट को ऊंचा कर सकता हूँ, नीचा भी कर सकता हूँ। जिस भी बंदे की हाइट अगर 5 फीट भी होती है तो वो जो है वो इसकी सीट को थोड़ा सा ऊंचा करके आराम से बैठ सकता है। तो गाड़ी का जो पूरा बोनेट है वो यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। गाड़ी का जो फ्रंट वाला जो विंड स्क्रीन है, जो ग्लास है, ये भी थोड़ा सा लीन एंगल पर है, जो कि हवा को थोड़ा सा काटेगा। काफ़ी अच्छी एरोडायनेमिक यहाँ पर आपको गाड़ी की डिज़ाइन मिल जाती है। फ्रंट वाले जो दोनों ही पिलर हैं ये गाड़ी के आपको काफ़ी शार्प मिलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा थोड़ी सी थिक नहीं है कि आपको थोड़ा सा इधर उधर आपको सिर जो है वो घुमाना पड़े जब भी आप गाड़ी को थोड़ा सा स्टीयरिंग को काटते हैं। तो अब एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट यहाँ पर जो इसमें दी गई है, इसकी वजह से यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव में चलाते हैं, लगातार चलाते रहते हैं, 200-250 किलोमीटर भी चला लेते हैं, फिर भी ये गाड़ी आपको बहुत जल्दी थकाने वाली नहीं है। कि रनिंग थोड़ी सी सिटी कंडीशन में ज़्यादा रहती है, आपको 50, 60, 70 किलोमीटर की डेली की रनिंग है और आपको A to B पॉइंट जाना है तो मेरे हिसाब से आप जो है वो इसमें पंच का ICNG वाला भी मॉडल ले सकते हैं। और टर्बो में तो इसकी जो माइलेज है वो सिटी ट्रैफिक में भी चलाते हैं तो 13 से 14 की आ जाती है। अभी मैंने इस गाड़ी को 46.2 किलोमीटर चला दिया है, जिसमें मैंने हाईवे में भी चलाया है, सिटी में भी चलाया है, थोड़ा सा ट्रैफिक में भी चलाया है। तो अगर आप इस गाड़ी को मिक्स चलाते हैं तो लगभग 14 kmpl की माइलेज आपको ये इंजन आपको आराम से निकाल कर दे देता है मिक्स कंडीशन में। अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पर चला रहे हैं तो लगभग 18-19 की तो आप इस गाड़ी से माइलेज निकाल सकते हैं। ओवरऑल AC फीडबैक की बात करूं तो अगर आप इस गाड़ी को बिल्कुल धूप में भी खड़ा कर देते हैं और लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर में ही इस गाड़ी का जो AC है वो पूरा अंदर के केबिन को ठंडा कर देता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। 6th गियर में जो ये पुल लेती है वो है 70 की स्पीड के बाद में। 50-55 की स्पीड में छठवां गियर डाल दोगे तो ये उतना अच्छा फील आपको नहीं कराती है। टाटा पंच टर्बो पेट्रोल को 0 to 100 जाने में क्या टाइम लगता है, चलिए दिखा देते हैं आपको। भाई सेकंड गियर में 90 जा चुकी है, लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक में होती है ना तो वो फील आपको नहीं मिलता जो मैनुअल गाड़ी में मिलता है। इनिशियल पावर इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। 0 to 60 जाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और 0 to 100 जाने में भी ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। मिड परफॉर्मेंस की बात करें तो मिड में भी जब आप इस गाड़ी को लगभग 60 से 100 के बीच की जो दूरी है उसमें भी ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत जल्दी ये निकल जाती है आगे। अभी मैंने इसको 5th गियर में डाल दिया है और ये 80 की स्पीड में चल रही है। और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी देखो भाई, हाईवे पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, एकदम रोड से चिपक के चलती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि गाड़ी अचानक से पलट जाएगी भाई। और स्टीयरिंग व्हील हल्की सी टाइट मेरे को यहाँ पर फील हो रही है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में इसका कोई भी तोड़ नहीं है भाई, सच बताऊँ तो। और 16 इंच
इसके बड़े साइज़ के व्हील हैं, 195 सेक्शन के, काफ़ी चौड़े टायर हैं जो कि गाड़ी को हाई स्पीड में ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं। 3 पॉइंट ब्लोअर के साथ मैंने गाड़ी का जो एसी है वो यहाँ पर चालू कर दिया है। अगर इसमें नेचुरल इंजन होता ना पेट्रोल वाला तो वो थोड़ा सा दबता, लेकिन ये तो भाई टर्बो वाला इंजन है। टर्बो का इंजन हो या डीजल का इंजन हो, इस तरह के जो इंजन है ना वो एसी ऑन करने के बाद दबते नहीं है। खास करके भले ही ये 1200 सीसी का इंजन है, अगर आप इसमें सीएनजी वाला मॉडल लोगे ना तो वो थोड़ा सा आपको अंडर पावर फील हो सकता है, खास करके एसी को ऑन करने के बाद। लेकिन ये इंजन ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एसी को ऑन करके भी मैं इस गाड़ी को यहाँ पर 70 की स्पीड में 6th गियर में चला रहा हूँ तो अच्छा पुल देती है। ये देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पर एसी को ऑफ करूँगा तो मतलब कि 19-20 का ही फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एसी को ऑन करने के बाद भी।